प्रेपरेशन, ठीक है। एक्सेस मेथड हमने काफी डिटेल में कर लिया था, काफी क्वेश्चंस भी हमने मेरे ख्याल से किए थे कि एक्सेस में मतलब काफी ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं किए थे, लेकिन एक दो एग्जांपल्स हमने किए थे कि एक्सेस मेथड कब यूज करना है और कब उसको, और मतलब वो मेथड है क्या, ठीक है। यूज कब करना है, जब आपने सॉल्युबल सॉल्ट प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। दैट्स व्हेन यू यूज इट। बल्कि ये एक हम लिख भी देते हैं कि फॉर एग्जांपल ये दिस वाज अ रिएक्शन के MgCO3 reacting with HNO3 which is aqueous। तो और सॉल्ट बन रही है, सॉल्ट क्या बन रही है, दैट्स ऊपर वैसे लिखा हुआ है, दैट्स MgNO3 ट्वाइस, दैट इज अ सॉल्ट। और सॉल्ट सॉल्युबल है। अच्छा, एनीवेज व्हाट यू डिड वाज कि आप जो insoluble reactant है that is added in excess, तो उसकी the whole description was कि add MgCO3 solid in excess to HNO3। and how did you figure out कि it was in excess कि when all the nitric acid had reacted, ठीक है। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बबल्स बनना बंद हो जाते थे। so keep adding until it It's in remains, ठीक है। keep adding until it remains undissolved या बबल्स बनना बंद हो जाते हैं, undissolved or effervescence stops। and after that what you had was कि uh, after that you had कि वो जो MgCO3 extra डाला हुआ you can filter it out। MgCO3 solid or and your solution only contains the salt now, ठीक है। क्योंकि all the nitric acid has already reacted, carbon dioxide gas वो वैसी bubbles बन के it has escaped the container and वो जो solid MgCO3 जो आपने extra डाला था वो भी आपने remove कर दिया। so your solution only contains this thing MgNO3 twice जो salt है, उसको crystallize करना होता था। last step was crystallization के evaporate the filtrate या solution remaining solution to saturation point, and then you would cool gradually, and then you filter out any crystals formed, filter out crystals formed, and then you dry them in sunlight। और फिर इसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंप्लीटली रिमूव करना है तो फिर आप उसको ओवन के अंदर डाल दो ताकि कुछ भी पानी का मॉलिक्यूल उसके क्रिस्टल में ना बचे। तो ड्राई देम इन सनलाइट। सो दैट्स प्रीटी मच इट, ठीक है। ये सारा क्लियर है जीनिया, अहमद, माज? Yes, sir. अच्छा सो जी सर। अच्छा वी गोना मूव टू द नेक्स्ट वन जो कि है टाइट्रेशन, ठीक है। टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं कि टाइट्रेशन कब यूज करनी है। इक्वेशंस वही है, याद रखना, वही चार इक्वेशंस है। मेटल प्लस एसिड, बेस प्लस एसिड, कार्बोनेट प्लस एसिड और एक वो अमोनियम सॉल्ट वाली थी जिसमें अमोनिया प्लस एसिड था। सो ओवर हियर इन टाइट्रेशन पहले तो व्हेन वुड यू यूज दिस मेथड ऑफ टाइट्रेशन? टाइट्रेशन इज यूज्ड when you want to prepare soluble salt from soluble reactants। So it's used for preparing, तो सारी चीजें soluble होंगी, that's when titration is used। Excess method cannot be used in this case।
वो हम देख भी लेते हैं कि लेट्स से यू हैव अ रिएक्शन ऑफ NaOH aqueous, मतलब बेस मेटल हाइड्रोक्साइड HCl एसिड, वो भी सॉलेबल है, एंड इट्स गोइंग टू फॉर्म NaCl। ग्रुप 1 की सारी चीजें सॉलेबल होती हैं, so this is aqueous plus H2O which is going to be a liquid। अच्छा, ये आपका रिएक्शन है, सारी चीजें सॉलेबल हैं, एंड यू बीइंग आस्क्ड टू प्रिपेयर दिस सॉल्ट, a soluble salt from reactants which are also soluble। Now you obviously cannot use the excess method, क्योंकि let's assume कि you have a container, let's say this is the container, लैब के अंदर क्या करोगे आप जाके, you'll take NaOH and you'll take HCl और दोनों को मिक्स कर दो। तो इधर से NaOH बीच में उल्टा आया, ठीक है, उसके अंदर सारा डाल दिए, एंड फ्रॉम द अदर साइड यू गोना पुट HCl, वो बीच में डाल दिए। तो डेफिनेटली क्या होगा, रिएक्शन होगा, दोनों आपस में रिएक्ट करना शुरू कर देंगे, एंड दे वुड प्रोड्यूस NaCl एंड H2O। ठीक है, NaCl and H2O would be produced in the reaction mixture, but there's one problem, and the problem is कि गलती से अगर आप NaOH ज्यादा डाल दो या HCl डाल दो, ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ यू ऐड दिस इन एक्सेस, NaOH आपने ना एक्स्ट्रा डाल दिए, मोर देन द रिक्वायर्ड अमाउंट, तो NaOH बच जाएगा, तो यहाँ पे ना वो एक्सेस NaOH ना बीच में सोल्यूशन के अंदर होगा, और वो भी सॉलेबल है, तो योर सोल्यूशन इज गोइंग टू बी कंटामिनेटेड, इट वुड नॉट ओनली जस्ट हैव NaCl, मतलब आप तो चाह रहे थे कि सिर्फ NaCl बने ना, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा बचा हुआ NaOH होगा वो उसको कंटामिनेट कर रहा होगा, और वो भी सॉलेबल है, तो आप उसको रिमूव भी नहीं कर सकते, यू कांट फिल्टर इट आउट, क्योंकि वो इट्स नॉट अ सॉलिड। पिछले केस में आसान काम ये था कि जो एक्सेस होता था ना वो सॉलिड होता था, जैसे MgCO3 सॉलिड है, या वो ऊपर जो हमने डायग्राम्स बनाए थे कि Mg का पीस एक्स्ट्रा Mg भी डाल दो तो रिमूव करना आसान क्यों है, क्योंकि वो इनसॉलेबल है, उसको पकड़ के आप बाहर निकाल दो, दैट्स इट, या फिर उसको फिल्टर आउट कर दो अगर उसके छोटे पीसेस हैं। बट द थिंग इज कि इधर मसला ये है कि वो जो रिएक्टेंट्स हैं दोनों ही सॉलेबल है, तो आपकी सॉल्ट जो है वो तो बन जाएगी सोल्यूशन के अंदर, लेकिन द सोल्यूशन इज गोइंग टू कंटेन द एक्सेस रिएक्टेंट्स। अब या तो वो NaOH एक्सेस में हो सकता है, और इट कुड बी HCl दैट कुड बी एडेड इन एक्सेस, गलती से आप HCl ज्यादा डाल दो, तो मसला ये है कि देन योर सॉल्ट NaCl तो बन जाएगा, लेकिन इट विल हैव वो जो लेफ्ट ओवर HCl होगा ना, जो आपने जरूरत से ज्यादा डाल दिया है, ठीक है, यू हैव एडेड मोर देन द रिक्वायर्ड अमाउंट, so there's going to be excess HCl in the solution, and your salt NaCl is going to be contaminated by it। uh, अच्छा, और आप एक्सेस में डालोगे क्यों, क्योंकि डालोगे इसलिए कि जब आप लैब में जाओगे ना तो आपको लेट्स से बीकर नजर आएगा HCl का, तो उसके अंदर देयर इज लेट्स से ये HCl है, और इधर एक बीकर आपको मिलेगा विच जिसके ऊपर ना NaOH का लेबल लिखा होगा, ठीक है, तो उसके अंदर ना देयर वुड बी अ सॉल्यूशन ऑफ NaOH। अब देख के किस तरह पता लगेगा कि जैसे आप अगर एक ग्लास पानी का एक ग्लास है, तो आपको देख के तो नहीं पता लगेगा क्योंकि वो कलरलेस होते हैं, ठीक है, उसके अंदर आपको देख के तो नहीं पता लगेगा कि इसके अंदर कितना सॉल्ट डिजॉल्व है या कितनी शुगर डिजॉल्व है, ठीक है, यू कांट जस्ट फिगर आउट कि कितने मॉलिक्यूल्स NaOH के हो सकता है कि आपका जो बीकर होगा ना उसके अंदर लेट्स से NaOH बहुत कॉन्सेंट्रेटेड और बहुत ज्यादा पार्टिकल्स NaOH के हैं, ठीक है, लेकिन आपको तो वो नजर नहीं आ रहा है ना, आपको तो बस एक कलरलेस लिक्विड नजर आ रहा है, और हो सकता है कि HCl जो है ना वो बहुत ही कम हो, ठीक है, तो लेकिन यू कांट सी दैट, आप दोनों को मिक्स कर देते हो पता लगता है NaOH ज्यादा डाल दिए, मतलब यू हैव एडेड टू मच NaOH, और NaOH बच गया, ठीक है, सो इज दिस पॉइंट क्लियर कि गलती कहाँ पे हो रही है, कि यू कांट यूज एक्सेस मेथड। अहमद, माज, इज दिस क्लियर? जीनिया, इज दिस क्लियर? जी। जी सर। अच्छा, सो जस्ट वन सेकेंड में, एक सेकेंड, वो एक और मैसेज ग्रुप में कर दो।
अच्छा, एमएल क्लियर है फराज? जी सर। सर एक दफा आप समराइज कर सकते हैं इसे? नहीं, वही समरी तो यही है, समराइज ही कर रहा था ये कि NaOH अगर NaOH और HCl को रिएक्ट करना है ना, ये दो रिएक्टेंट्स हैं आपके। मैं वो कह रहा था कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है कि आप एक बीकर उठाओगे NaOH का, एक HCl का उठाओगे, दोनों को उल्टा दोगे इसमें, ताकि ये दोनों रिएक्ट कर जाए और NaCl और वाटर बना दे, ठीक है। लेकिन मसला ये होगा कि हो सकता है आप NaOH ज्यादा डाल दो। अगर NaOH ज्यादा डाल दोगे तो आपकी जो सॉल्ट बनेगी वो किससे कंटामिनेट हुई होगी? एक्स्ट्रा NaOH पड़ा होगा ना। एमएल क्लियर है? यस। और उसको निकाल बाहर भी नहीं निकाल सकते क्योंकि वो सॉलेबल है, यानी उसका मतलब है वो सोल्यूशन का पार्ट बन जाएगा, मिक्स हो जाएगा सोल्यूशन के साथ। मतलब पिछले केस में तो इनसॉलेबल होता था ना, उसको फिल्टर आउट कर लेते थे, ठीक है। इज दिस क्लियर? मतलब सर हमने दोनों की जो अमाउंट है वो बराबर रखनी है। हाँ, अच्छा, so you can't remove excess HCl and salt would be contaminated. अच्छा, फिर वो बराबर रखने में मसला क्या है? बराबर रखने में would be contaminated. अच्छा, अब बराबर रखने में मसला क्या है? बराबर रखने में मसला ये कि ये बीकर HCl का है, दिस इज द बीकर ऑफ NaOH। अब ये पार्टिकल्स इसमें कम है, उसमें ज्यादा है। अब देख के नहीं पता लगेगा क्योंकि वो आपको तो कलरलेस पानी का लिक्विड नजर आएगा ना, जो भी सोल्यूशन होगा, ठीक है। अहमद, ये बात क्लियर है कि मतलब बाय जी सर, जस्ट कंटेमिनेटेड मतलब? नहीं, NaCl प्रोड्यूस करना था ना, ये सॉल्ट सॉल्ट प्रोड्यूस करनी थी ना, तो हाँ, आपका जो सोल्यूशन होगा उसके अंदर NaCl तो बन जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा HCl भी पड़ा होगा ना जो आपने, या एक्स्ट्रा NaOH पड़ा होगा ना। लेकिन सर नहीं, वो HCl के साथ रिएक्ट नहीं कर लेगा। किसके साथ? ये मैं दिखा रहा हूँ ना कि Na लेट्स से NaOH कम है, HCl बहुत ज्यादा है, मतलब ये सोल्यूशन बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो HCl NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन आपने HCl डाल जो इतना ज्यादा दिया है, तो सारा का सारा तो रिएक्ट नहीं करेगा ना, समझ आइए। ठीक है सर। मतलब इधर अगर 10 पार्टिकल्स पड़े हैं तो इनमें से 10 ही रिएक्ट करेंगे ना, बाकी जो 6-7 होंगे, 8-10 होंगे, वो फिर बच जाएंगे, तो आपका HCl ज्यादा होगा। अच्छा, सो द पॉइंट इज कि आपने टारगेट ये है कि आपने ना दोनों की इक्वल अमाउंट, कोई भी चीज एक्सेस में जाया ना हो, कि एक्स्ट्रा जरूरत से ज्यादा रिक्वायर्ड अमाउंट बीच में ऐड नहीं करनी, ठीक है। कि अगर आपके पास NaOH कितने पार्टिकल्स हैं तो HCl के एग्जैक्टली उतने पार्टिकल्स ही इसके अंदर डालने हैं, ताकि सर हाँ हम तो मेजर नहीं कर सकते कितने पार्टिकल। हाँ, अब मेजर किस तरह करोगे ना, मैं वही कह रहा हूँ ना कि काउंट तो नहीं कर अच्छा, सकते ना, क्योंकि देखने में तो वो पार्टिकल नजर तो आ नहीं रहे, समझ आइए बात समझ आइए। जी तो अब हम इसलिए टाइट्रेशन करते हैं कि अब वो मेजर किस तरह करें कि हमने एग्जैक्ट अमाउंट किस तरह डालें, क्योंकि देख के तो हमें पार्टिकल्स नजर ही नहीं आ रहे। मतलब NaOH का बीकर ऊपर तक भरा हुआ है लेकिन उसके अंदर कम पार्टिकल्स हैं, अब मुझे तो वो नजर ही नहीं आ रहे, ठीक है। मुझे तो पानी का एक वो वाटर का एक सोल्यूशन सा नजर आ रहा है जो कंप्लीटली कलरलेस है, ठीक है, और HCl के ज्यादा पार्टिकल्स हैं लेकिन मुझे वो नजर नहीं आ रहे, ठीक है। सो द होल पॉइंट इज कि टाइट्रेशन इज डन, the aim of titration is done the aim of titration is to add exact amount of reactants. जरूरत से ज्यादा रिएक्टेंट बीच में ना डाले, ठीक है, टू ऐड एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स so that there is no excess reactants. अच्छा, अब ये कैलकुलेट करके, कैलकुलेशंस करके वो तो आप कर सकते हो, बहुत ज्यादा हमें कोई आसान तरीका चाहिए, और आसान तरीका टाइट्रेशन होती है। व्हाट यू डू इज यू टेक अ बीकर,
खैर ये बीकर बिल्कुल भी नहीं है, दिस इज अ ब्यूरेट। ठीक है, यू टेक अ ब्यूरेट। अच्छा, ब्यूरेट अगर आप लोगों को आइडिया, ब्यूरेट इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल डिवाइस एंड दैट डिवाइस, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, इट हैज अ टैप एट द बॉटम। ठीक है, सो दिस दिस टैप राइट एट द बॉटम, और इसको आप एक पर्टिकुलर चीज के साथ ना फिल कर लेते हो, चाहे वो यू हैव टू रिएक्टेंट्स। तो लेट्स से आप उसको उसको आपने ना एनओएच के साथ फिल कर लिया ऊपर तक। अच्छा, यहाँ पे ना और पूरा फुली ग्रेजुएटेड होता है। ठीक है, सो दैट्स योर इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग। अच्छा, दैट्स योर इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग। और याद रखो मैंने एनओएच डाला है इसके अंदर। ठीक है, दो रिएक्टेंट्स हैं आपके पास, वन इज एनओएच, द अदर वन इज एचसीएल। तो एनओएच मैंने इधर डाल दिया। नीचे आप लोगे कॉनिकल फ्लास्क। अच्छा, ये याद करो कि कॉनिकल फ्लास्क में क्यों रिएक्शन करते थे, हमने स्टार्ट में पढ़ा था। Why are all reactions done in, or most of the time done in conical flasks? Any idea? easy to mix. ठीक है, वो मतलब बीकर के ऊपर ना कॉनिकल फ्लास्क प्रेफर्ड होते थे, क्योंकि कॉनिकल फ्लास्क हैज अ स्मॉलर ओपनिंग, जिसकी वजह से आप अगर इसको शेक करोगे ना तो स्पेलेज कम होगी। ठीक है, बीकर की जो होती है ओपनिंग दैट्स मच बिगर, सो उसको उसको अगर शेक करो या स्टर करो तो थिंग्स या सॉल्यूशंस दे फॉल आउट ऑफ इट। तो इसलिए टाइट्रेशन हमेशा आप उसमें कॉनिकल फ्लास्क यूज करते हो। ठीक है, बल्कि ज्यादातर रिएक्शंस के अंदर आप कॉनिकल फ्लास्क ही यूज करते हैं। अच्छा, बॉटम के ऊपर ना देयर इज HCl एडेड, दैट्स योर अदर रिएक्टेंट, और मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स 25 cm क्यूब दैट्स एडेड। ठीक है, तो बॉटम के ऊपर ना दैट्स HCl व्हिच इज प्लेस्ड ओवर देयर। अब आप क्या करोगे कि आप टैप ऑन कर दोगे। जब आप टैप ऑन करोगे ना तो NaOH ना ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे डलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर HCl के अंदर। तो NaOH जैसे ही HCl के अंदर NaOH के ड्रॉप्स डलेंगे, what would happen? NaOH and HCl would react to form NaCl and H2O। ठीक है, तो लेट्स से आपके पास ना 100 पार्टिकल्स पड़े हुए थे HCl के। तो ऊपर से ना लेट्स से आपने टैप ऑन किया हुआ, बारी बारी ना वो हर पार्टिकल HCl का ना रिएक्ट किए जा रहा है और NaCl और वाटर बनी जा रहा है। तो HCl ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होगी, HCl खत्म होता जा रहा होगा और वो कन्वर्ट किस में होता जा रहा होगा, NaCl और वाटर के अंदर। हर दफा NaOH a drop falls into HCl and HCl reacts with it to form NaCl and H2O। तो आपका जो फ्लास्क होगा ना उसके अंदर फिर एक पॉइंट आएगा कि आखिरी मॉलिक्यूल भी HCl का ना वो रिएक्ट कर जाएगा और उसके अंदर सिर्फ क्या पड़ा होगा, NaCl और H2O। और ये वो पॉइंट है कि जहां पे ना आपको टैप ऑन ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आपने टैप ऑफ नहीं किया ना और ऊपर से अभी भी, अब इमेजिन करो कि HCl खत्म हो चुका है फ्लास्क के अंदर, तो ऊपर से अगर आप अभी भी ऐड किए जा रहे हो NaOH, तो वो NaOH एक्सेस फालतू का NaOH ऐड कर रहे हो, क्योंकि नीचे HCl जो है वो रिएक्ट कर चुका है। तो तब आपके पास क्या होगा, एक्सेस NaOH बीच में ऐड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है यहाँ तक सारों को? जीनियस इज क्लियर? माज, अहमद? जी सर। जी। ठीक है। अच्छा, तो एकदम तो आपने बेसिकली इस पॉइंट के ऊपर आके ना कि जब आपके फ्लास्क के अंदर ना आखिरी HCl का मॉलिक्यूल भी ना, मतलब शुरू में तो HCl भरा पड़ा है ना, ये फ्लास्क के अंदर है ही सिर्फ HCl राइट एट द स्टार्ट, एट द बिगिनिंग। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता NaOH बीच में ऐड किए जा रहे हो तो HCl रिएक्ट करता जा रहा है और NaCl वाटर बनता जा रहा है, और फिर आखिरी मॉलिक्यूल HCl का खत्म हो गया, तो अब आपके फ्लास्क के अंदर सिर्फ NaCl और वाटर पड़ा हुआ है। और तब भी आप NaOH बीच में ऐड होता रहा तो फिर एक्स्ट्रा NaOH चला गया। ठीक है, अब this I know कि this is the point where I should stop the titration. But how would I figure out कि मतलब ये पॉइंट आया कि नहीं आया, क्योंकि लैब के अंदर ये भी कलरलेस सॉल्यूशन है, ये भी कलरलेस सॉल्यूशन है। हम एक कलरलेस सॉल्यूशन को एक और कलरलेस सॉल्यूशन के अंदर ऐड किए जा रहे हैं,
तो नजर तो कुछ आ नहीं रहा। तो सर हाँ, डैम सर। ठीक है। तो व्हाट यू डू इज कि पता कैसा लगा है कि आप क्या करते हो कि पीएच चेक करते हो कि शुरू के अंदर इट्स एसिडिक, बिल्कुल स्टार्ट के अंदर, क्योंकि फ्लास्क के अंदर क्या पड़ा हुआ है, फ्लास्क के अंदर HCl पड़ा हुआ है। फिर वो HCl रिएक्ट करता करता ऊपर से जो NaOH डाल रहा है वो फिर NaCl बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है। सॉल्ट क्या होती है? दैट्स न्यूट्रल। तो आपका जो फ्लास्क है वो न्यूट्रल हो जाएगा। और तब भी अगर आप ऊपर से NaOH अब एक्स्ट्रा फजूल में NaOH ऐड किए जा रहे हो, तो NaOH तो बेस होती है, अल्कली होती है, तो आपका सोल्यूशन बेसिक और यू कैन कॉल इट अल्कलाइन हो जाता है। तो आप क्या करोगे कि आप पीएच से अंदाजा लगाओगे कि क्या वो पॉइंट आ गया जब सिर्फ NaCl और वाटर पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। और पीएच से कैसा पता लगाओगे कि आप वो यूज करोगे indicators. And there are a couple of indicators that are used for titration. One of them is methyl orange. ठीक है, मिथाइल ऑरेंज कुछ ड्रॉप्स होते हैं जो आप बीच में डाल देते हो। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक के अंदर ना वो रेड होता है उसका कलर, कि जब कंडीशंस एसिडिक होती हैं। और जैसी एक्स्ट्रा NaOH बीच में डलना शुरू हो जाता है ना, तो वो चेंज हो जाता है ऑरेंज येलो में। येलोइश ऑरेंज या इस तरह उसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, सो that's how methyl orange indicator behaves. And then there's another indicator which is known as phenolphthalein. Phenolphthalein जो होता है ना, that's acidic के अंदर कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता उसका, और it is pink या पर्पलिश होता है जब वो बेसिक कंडीशंस होती हैं। So that's how your two indicators behave. और यूनिवर्सल इंडिकेटर नहीं, टाइट्रेशन के अंदर बहुत सारे इंडिकेटर्स नहीं यूज होते, लिटमस पेपर भी है। मेन जो इंडिकेटर्स सबसे ज्यादा कॉमन जो यूज होते हैं वो ये होते हैं। ठीक है, कि एसिडिक के अंदर वो रेड या मतलब मिथाइल ऑरेंज रेड होगा, और दूसरा वाला जो होगा दैट्स गोइंग टू बी कलरलेस। और न्यूट्रल पे एक सेकेंड, अच्छा न्यूट्रल के ऊपर वेरी करता है, क्योंकि न्यूट्रल के ऊपर ना, जैसा न्यूट्रल के ऊपर ये जो मिथाइल ऑरेंज है ना, अ, इसका जो कलर चेंज होता है ना वो अराउंड 3 to 4 होता है। ठीक है, मतलब 3 से 4 के ऊपर ना इसका कलर चेंज होता है। और ये जो फिनोफ्लिन है ना वो प्रॉब्ली 8 to 9 पे। Sir, what do you mean by 3 to 4 पे, 8 to 9 पे? वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि पीएच आपका स्केल होता है ना, बल्कि लेट मी मेक द पीएच स्केल के लेट्स से दिस इज द पीएच स्केल, जिसके अंदर दिस इज pH 7 राइट इन द मिडल। ये क्या होगा, बेसिक 14 होता है, और हाईली एसिडिक जो होता है दैट 0। ठीक है, तो द कलर चेंज, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ना रेड टू ऑरेंज येलो, दैट यूजुअली डजंट हैपन एट द न्यूट्रल पॉइंट। मिथाइल ऑरेंज की जो कलर चेंज होता है ना वो अराउंड 3 to 4 पे हो जाता है, मतलब लेट्स से 3.5 पे हो जाता है। ठीक है, और फिनोफ्थलीन का जो कलर चेंज होगा ना, ठीक है, ये pH 0 है, ये बीच में 7 है, उसका कहीं यहाँ पे होता है 8 to 9 पे। जी, इज दिस क्लियर कि ये इंडिकेटर्स का कलर चेंज ना एग्जैक्ट न्यूट्रल के ऊपर नहीं होता, न्यूट्रल के करीब होता है, कि जैसी वो चेंज आ रही होती है ना एसिडिक टू बेसिक, तो कलर चेंज कर देगा। इज दिस क्लियर? जी sir. अच्छा, सो इधर हम कर लेते हैं लेट्स से 8.5। अच्छा, बट द पॉइंट इज कि इंडिकेटर्स को हम यूज क्यों कर रहे हैं? हमने यूज हम ये कर रहे हैं कि
हमने इंश्योर ये करना है कि टाइट्रेशन जब हो रही होगी ना एंड यू आर एडिंग एनओएच ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो अगर तो टैप जल्दी बंद कर देते हो तो HCl सारा के सारा रिएक्ट नहीं हुआ होगा, तो दैट मींस द सॉल्यूशन वुड स्टिल बी स्लाइटली एसिडिक क्योंकि HCl बचा हुआ होगा। तो एसिडिक के अंदर इसका कलर रेड होगा, तो वो रेड शो कर रहा होगा। अच्छा, लेकिन अगर आप इस पॉइंट को क्रॉस करते हो ना कि आखिरी मॉलिक्यूल भी HCl का रिएक्ट कर जाता है और फिर भी आप एक्स्ट्रा एनओएच डालते हो, तो वो एकदम से कलर क्या चेंज हो जाएगा, इट वुड चेंज इनटू ऑरेंज येलो। तो इधर से इधर ना वो एकदम से जंप करेगा। सो योर एम इज टू स्टॉप एट द न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा कि एक भी एक्स्ट्रा ड्रॉप एनओएच का डला ना, अगर एक भी टाइनी ड्रॉप, पहले वो एसिडिक था एसिडिक था एसिडिक था, फिर आखिरी मॉलिक्यूल भी HCl का खत्म हो गया, वो एकदम से अब सॉल्यूशन ओनली कंटेन्स NaCl एंड H2O। अब एक भी एक्स्ट्रा छोटा सा ड्रॉप NaOH का ज्यादा डाला ना, तो इट वुड टर्न अल्कलाइन और येलो हो जाएगा, एकदम से टाइट्रेशन स्टॉप कर दो। डू यू गेट द पॉइंट? फराज क्लियर है? माज जी जी सर, ठीक है मगर जी। सर हाँ इतनी एक्यूरेसी तो नहीं होगी इसमें कि एक ड्रॉप ऊपर नीचे हो गया। हाँ, एक ड्रॉप ऊपर नीचे हो जाए 99% एक्यूरेसी तो होगी ना। 100% एक्यूरेसी तो मेरे ख्याल से कहीं पे भी नहीं है, मतलब प्योरिटी 100% जो है वो तो रियल वर्ल्ड में अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज को कंटामिनेट कर ही रहा होता है। ठीक है, तो ये क्लियर है? इज दिस क्लियर? जी सर। अच्छा, अब इसकी डिस्क्रिप्शन लिख लो और रिमेंबर कि इट डजंट रियली मैटर कि NaOH ऊपर रखा है HCl नीचे रखा है। उल्टा होगा तो कंप्लीटली ऑपोजिट हो जाएगा कि शुरू में अगर लेट्स से NaOH नीचे होता तो शुरू में वो बेसिक होता सॉल्यूशन, और फिर आप HCl ऊपर से डालना शुरू करते हैं तो वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता। फिर ऊपर से अगर एक्स्ट्रा HCl डाल देते तो वो एसिडिक हो जाता। ठीक है, तो इट डजंट रियली मैटर कि कौन सा रिएक्टेंट ऊपर रखा है कौन सा नीचे रखा है। अब इसकी डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। ठीक है, तो soluble salt from soluble reactants would always be prepared using titration. So the description is कि first thing is add NaOH to fill the burette with NaOH. अच्छा, fill the burette with NaOH. Then you add कि pipette 25 cm cube of HCl into the conical flask. ये term याद रखना कि ये जो conical flask में HCl डालते हैं ना, that's added using a pipette. तो pipette 25 cm cube HCl into the conical. अच्छा, once you're done with that, start titration, मतलब indicator add करना है, add indicator, let's say methyl orange indicator, तो add methyl orange indicator to flask. फिर you start titration और फिर drop by drop add करते हो। अच्छा, start titration, add NaOH drop by drop, और कब तक ऐड करते रहना है, until a color change is not seen, कि एसिडिक के अंदर मिथाइल ऑरेंज रेड होगा, NaOH जैसी एक भी ड्रॉप एक्स्ट्रा जाएगा ना, इट वुड टर्न बेसिक, तो वो येलो हो जाएगा। ठीक है, सो ऐड NaOH ड्रॉप बाय ड्रॉप, and keep adding until uh, a color change is seen. And what is going to be the color change? The color change is going to be, in this case, it's going to be red to orange yellow. Okay, that's what the color change is going to be. सर हाँ, सर ये मतलब फिक्स होते हैं ना, मतलब ये याद करने पड़ेंगे color changes. कलर? हाँ जी
हाँ लेकिन वो वेरी करेगा ना, वो तो आपकी टाइट्रेशन पे वेरी करेगा। मतलब ये कलर्स आपको टेबल याद रखना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से देखना पड़ेगा अच्छा कलर चेंज होगी क्या। ठीक है, अभी एक और ओके एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसमें कलर चेंज शायद डिफरेंट हो। ठीक है, ओके अच्छा अब हमने यहाँ पे रोक लिया, NaCl और वाटर बन गया और कोई भी चीज हमने एक्स्ट्रा नहीं डाली। ठीक है, मतलब तो अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए, आपका जो सॉल्ट होगी ना, सॉल्ट और वाटर होगा, वो अभी भी कंटेमिनेटेड होगा एक चीज से। वो कौन सी चीज होगी जो उसको कंटेमिनेट कर रही होगी? एनी आइडिया? कि हम HCl सारा खत्म हो गया, NaOH भी हमने एक्स्ट्रा नहीं डाला, कौन सी चीज है जो इसको कंटेमिनेट कर रही होगी? अगर मैं बता देता हूँ कि वो जो चीज कंटेमिनेट कर रही होगी ना, वो इंडिकेटर खुद है, क्योंकि हमने एक इंडिकेटर बीच में डाला हुआ है। तो हमारी सॉल्ट जो है ना वो प्योर नहीं है, उसके अंदर इंडिकेटर मिक्स हुआ हुआ है। तो उस इंडिकेटर से किस तरह जान छुड़ाए? मतलब इंडिकेटर डालना मस्त था, उसके बगैर काम नहीं चलना था, लेकिन इंडिकेटर खुद सॉल्ट को कंटेमिनेट कर रहा है। तो व्हाट यू डू इज कि मसला क्या था, हमें मसला ये था कि हमें पता नहीं था कि ये जो 25 cm क्यूब HCl, नीचे आपने 25 cm क्यूब यूज किया ना, असल में मसला ये था कि हमें ये नहीं पता था ऊपर से NaOH डलेगा कितना। लेट्स से टाइट्रेशन के बाद ना मुझे पता लगा कि ऊपर से ना 14.4 cm क्यूब डलना था NaOH। मतलब ये इशू था ना, मेरे पास दो कलरलेस सॉल्यूशंस थे, मुझे ये नहीं पता था इनको किस रेशो में मिक्स करूं, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो नजर नहीं आ रहे थे कि किसमें कितने पार्टिकल्स हैं। ठीक है, जब एक दफा आपको ये पता लग गया कि जी 25 cm क्यूब HCl नीचे रखो और ऊपर से ना 14.4 cm क्यूब NaOH डालना है, जब आपके पास एक दफा ये इन्फॉर्मेशन आ गई है, तो यही चीज दोबारा रिपीट करो, बस इस दफा इंडिकेटर डालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको तो पता लग गया कि कितना वॉल्यूम कितने के साथ रिएक्ट करना था, कि NaOH की कितनी क्वांटिटी यूज करनी थी और HCl का जो सोल्यूशन था उसकी कितनी क्वांटिटी यूज करनी थी। ठीक है, सो रिपीट टाइट्रेशन, बल्कि नोट डाउन वॉल्यूम्स यूज पहले और फिर रिपीट टाइट्रेशन। ये बात समझ आइए? अहमद, माज, फराज, जीनिया? यस यस ठीक है, एंड रिपीट, अच्छा एंड रिपीट टाइट्रेशन, लेकिन अब इंडिकेटर डालने की जरूरत ही नहीं है। अब आपको पता है कि उसका 25 cm क्यूब लेना था और उसका 14.4 cm क्यूब, मतलब डिफरेंट जिस तरह यहाँ पे है कि पहले तो मुझे नजर ही नहीं आ रहे थे कि HCl में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं और NaOH में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। NaOH का वॉल्यूम ज्यादा होगा प्रॉब्ली, क्योंकि इसमें अगर लेट्स से 10 पार्टिकल्स हैं, इसके अगर 10 पार्टिकल्स निकाल रहे हैं तो मुझे इसका कम वॉल्यूम लेना पड़ेगा। जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है उसका वॉल्यूम कम रखना पड़ता है, क्योंकि उसके छोटे से वॉल्यूम में ही ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो किधर गया हमारा? अच्छा, नोट डाउन वॉल्यूम्स यूज्ड एंड रिपीट टाइट्रेशन विदाउट इंडिकेटर। सो विदाउट, और आखिरी स्टेप है टाइट्रेशन, वो सॉरी क्रिस्टलाइजेशन करो, क्योंकि आपके पास एक सॉल्युबल सॉल्ट बनी है। तो द लास्ट स्टेप इज कि evaporate the solution to saturation point, or cool gradually to obtain crystals, filter out crystals। ये सारी वही कहानी है। ठीक है, फिल्टर आउट क्रिस्टल्स, और फिर वो ड्राइंग वाला जो प्रोसेस है कि अगर आपको हाइड्रेटेड चाहिए ना एंड ड्राई बिटवीन फिल्टर पेपर्स, ये सनलाइट, ड्राई इन सनलाइट, सनलाइट कर लेते हैं। बिल्कुल ही एनहाइड्रस क्रिस्टल्स चाहिए ना बगैर पानी के, तो वो फिर उसको ओवन ओवन में रखो। ठीक है,
तो ये पूरा प्रोसेस है, ये सारा क्लियर है, हर दफा यही लिखना है सारी बातें, ठीक है। वाइंड वाली तो वैसी क्रिस्टलाइजेशन वाला पार्ट तो वैसी हमेशा हर दफा सेम ही होता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं है, जीनिया क्लियर है, फराज क्लियर है। जी सर। जी अच्छा तो एक और इक्वेशन कर लेते हैं कि अच्छा इसमें ना दो तीन तरीके, जो पिंक वाला पार्ट नहीं है, नोट डाउन वॉल्यूम्स यूज एंड रिपीट इंडिकेटर, रिमूव करने के ना दो तीन और तरीके भी हैं। एक उनमें से है कि आप चारकोल ऐड करो, तो चारकोल ना वो इंडिकेटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, कि ऐड चारकोल टू रिमूव द इंडिकेटर, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। अच्छा वन मोर क्वेश्चन कि लेट्स से यू हैव HNO3 प्लस BaOH2, ठीक है, इट्स एन एसिड प्लस बेस, तो सॉल्ट क्या बनेगी, H हटाओ उसकी जगह बैरियम ऐड कर दो, तो इट्स गोइंग टू बी BaNO3। Ba ग्रुप 2 में 2 प्लस है, NO3 इज -1, सो इट्स गोइंग टू बी BaNO3 ट्वाइस प्लस H2O, ठीक है। टाइट्रेशन होगी कि नहीं होगी वो आपको सॉलिबिलिटी बताएगी कि इट्स अ बेस प्लस एसिड रिएक्शन। NO3 वाली सारी चीजें सॉलिबल होती हैं, दैट्स एक्वस। हाइड्रोक्साइड में ये वाला हाइड्रोक्साइड जो है ना एक्वस है, मतलब अगर हम इसका सॉलिबिलिटी टेबल देखें ना, किधर गया हमारा सॉलिबिलिटी, तो OH वाले पार्ट में देखो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये मोस्टली इनसॉल्युबल होते हैं, ज्यादातर इनसॉल्युबल होते हैं। ग्रुप 1 एक्सेप्ट ग्रुप 1 एंड NH4+1, ये वाले जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं सॉल्युबल, और थोड़े से ग्रुप 2 के जिसमें बैरियम हाइड्रोक्साइड भी आता है, ठीक है, दैट्स आल्सो सॉल्युबल। तो हाइड्रोक्साइड सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 1 के सॉल्युबल होते हैं और थोड़े से ग्रुप 2 के सॉल्युबल होते हैं। तो ये हमारा जो हाइड्रोक्साइड है ना, दैट इज, अच्छा दिस वन इज सॉल्युबल। Then you have your, then you have your nitric acid, which is also aqueous, and H2O, which is a liquid. अच्छा तो salt soluble है। अब let's say कि I add अच्छा so एक second, अच्छा so let's say I add ऊपर से ना मैं ऐड करूँ नाइट्रिक एसिड, और नीचे जो फ्लास्क है ना उसके अंदर पड़ा हुआ है बैरियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है, हाइड्रोक्साइड बेस होती है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि स्टार्ट के अंदर सॉल्यूशन का कलर, मतलब सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है, ठीक है। तो स्टार्ट बेसिक से हुआ है वो, फिर ऊपर से आप नाइट्रिक एसिड ऐड करना शुरू करोगे। व्हेन यू ऐड नाइट्रिक एसिड, तो इट वुड स्लोली चेंज इनटू, उसके मॉलिक्यूल्स आहिस्ता आहिस्ता रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड के साथ क्या बनाना शुरू कर देंगे, बैरियम नाइट्रेट प्लस वाटर। अच्छा बैरियम नाइट्रेट प्लस वाटर बनता जाएगा, और एक पॉइंट आएगा कि आखिरी बैरियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूल भी रिएक्ट कर जाएगा, ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप नाइट्रिक एसिड ऐड हो रहा है, सो यू कॉन्टिन्यूसली एडिंग नाइट्रिक एसिड, तो आखिरी बैरियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूल भी ना इस सॉल्यूशन के अंदर वो रिएक्ट कर चुका है। सो द सॉल्यूशन ओनली कंटेन्स बैरियम नाइट्रेट प्लस H2O, और उसके बाद भी इफ यू डिड नॉट स्टॉप द टैप, तो एक्स्ट्रा नाइट्रिक एसिड चला जाएगा एक्सेस के अंदर। ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपको बेसिकली टाइट्रेशन जो है दैट शुड बी स्टॉप्ड। तो अगर वो एक्सेस में चला गया तो उसका मतलब है द सॉल्यूशन हैज नाउ टर्न्ड एसिडिक। अच्छा अब मैंने इसके अंदर ना इंडिकेटर डाला है, फिनोफ्लिन डाला है, कोई मुझे बताया कि क्या कलर चेंज होगा।
Sir, from colorless to colorless, yeah. नहीं, पहले क्या होगा बेसिक में? Base. बेस में क्या होता है फिनोल्फिन? ऊपर जाके देखो कि पिंक। Pink. तो बेस के अंदर लिखा हुआ है पिंक है और एसिड के अंदर इट्स कलरलेस. सो योर Acid. हाँ, तो बेस के अंदर इट इज पिंक और एसिड के अंदर इट इज कलरलेस. तो आपने क्या करना है कि जैसी एक भी ड्रॉप एक्स्ट्रा ऊपर से नाइट्रिक एसिड का डाला ना और वो कलरलेस हो गया, तो उसका मतलब है आप आगे निकल गए एंड यू शुड इमीडिएटली स्टॉप. तो आप बहुत स्लोली करते हो टाइट्रेशन. ये ब्यूरेट का फायदा ये है कि इट हैज अ वेरी स्मॉल ओपनिंग, तो वो ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहा होता है. तो आप कभी भी इतना ज्यादा एक्सेस में नहीं जाते. आप बस एक छोटा सा ड्रॉप भी एक्स्ट्रा डाला ना, वो कलरलेस होगा एंड दैट्स यू कैन इमीडिएटली स्टॉप द टाइट्रेशन. ठीक है, ये क्लियर है सारों को? टाइट्रेशन क्लियर है? मास, जी. अहमद, जी सर। is this clear? चलो ये कंटिन्यू करते हैं फिर कल. ठीक है, एक्सेस मेथड भी हो गया और टाइट्रेशन भी हो गया. ठीक है, रिमेंबर बोथ ऑफ दीज मेथड्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर सॉल्युबल सॉल्ट्स. टाइट्रेशन तब यूज करते हो जब आपकी सॉल्ट जो है वो सॉल्युबल है और रिएक्टेंट्स भी सॉल्युबल है. एक्सेस मेथड कब यूज करते हो? उधर ये काम करने की जरूरत ही नहीं वन पड़ती. देयर हाँ, उधर काम बहुत आसान हो जाता है क्योंकि एक रिएक्टेंट इनसॉल्युबल है, उसको ढेर सारा डाल दो, ज्यादा डालो, एक्सेस में डालो जो इनसॉल्युबल है. दूसरा रिएक्टेंट खुद ही खत्म हो जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा. तो वो जो सॉलिड रिएक्टेंट होगा उसको आप पकड़ के बाहर निकाल सकते हो, फिल्टर आउट कर सकते हो आराम से. तो आपके पास एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ सॉल्ट पड़ी होगी. तो एक्सेस मेथड आसान होता है. टाइट्रेशन के दोनों की एग्जैक्ट अमाउंट डले वो थोड़ा सा मुश्किल होता है. चलिए ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं यहाँ से. ठीक है, ओके देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz. ओके सर, अल्लाह हाफिज। कल क्लास होगी हाँ हाँ, कल होगी. सेम टाइम? हाँ. ओके, अल्लाह हाफिज.